अप्रैल 7, 2026 एक ऐसी तारीख जब पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके खड़ी थी। आज के इस एनालिसिस में हम उस अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल टेंशन को थॉरली ब्रेक डाउन करेंगे जब दुनिया एक भयानक युद्ध की कगार पर थी। एक ऐसी सिचुएशन जहां डिप्लोमैटिक अल्टीमेटम्स और धमकियों ने एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया था। आज हम उन सोर्सेज और डेटा को डीपली एनालाइज करेंगे जो इस क्राइसिस के पीछे की पूरी कहानी बयान करते हैं। सिर्फ 90 मिनट, एक एब्सोल्यूट डेडलाइन खत्म होने में केवल 90 मिनट बचे थे और दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच एक डेवस्टेटिंग वॉर की चौखट पर खड़ी थी। ये कोई आम वक्त नहीं था, ये वो समय था जब लिटरली हर एक सेकंड काउंट हो रहा था और मिलिट्री जनरल से लेकर ग्लोबल लीडर्स तक सबका ध्यान सिर्फ एक ही दिशा में था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बेहद सख्त अल्टीमेटम जारी किया था। उन्होंने साफ कहा कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जो कभी वापस नहीं आएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बयान को स्ट्रिक्टली नोट किया और वार्निंग दी कि ऐसी धमकियों को सीधे तौर पर जेनोसाइड के थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। एस्केलेशन एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स। तो आखिर दुनिया इस डरावने क्लाइमैक्स तक पहुंची कैसे? चलिए उन अल्टीमेटम्स को ट्रेस करते हैं जिन्हें लगातार इग्नोर किया गया था। असल में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए दी गई एक या दो नहीं बल्कि 4 कंसेक्यूटिव डेडलाइंस को इग्नोर किया। मार्च 21 से लेकर अप्रैल 6 तक हर डेडलाइन के पास आने और बिना किसी एक्शन के गुजर जाने के साथ ही जियोपॉलिटिकल प्रेशर अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था। हर एक इग्नोर्ड वार्निंग ने अगले कदम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टकराव की सबसे भारी कीमत ग्राउंड पर मौजूद इंसानों को चुकानी पड़ी। फरवरी 28 को शुरू हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के 50 दिन बाद तक लॉसेस का आंकड़ा बेहद बड़ा हो चुका था। ईरान में 2000 से ज्यादा और लेबनान में 2100 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। वहीं इजराइल के 26 और यूएसए के 13 सोल्जर्स मारे गए थे। ये नंबर्स इस कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत ही भयानक रियलिटी को सामने रखते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इस वॉर का प्रोफाउंड ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट बहुत गहरा था। 7000 से ज्यादा परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। लाखों लोगों को अपने ही घर छोड़ने पड़े। जियोपॉलिटिकल डेटा के पीछे की ये ह्यूमन रियलिटी इस क्राइसिस का सबसे डार्क हिस्सा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और बेहद खतरनाक एस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर होने वाले अटैक्स था। ईरान के बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ठीक आसपास 4 बॉम्ब गिराए गए थे। इस पर 2025 में कतर के प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी गई वार्निंग बिल्कुल साफ थी। अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होता तो गल्फ रीजन का पानी पूरी तरह कंटामिनेट हो जाता। ये एक ऐसी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी बन सकती थी जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता। द सीक्रेट पायलट रेस्क्यू। अप्रैल 3 को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट सामने आया जिसने ग्राउंड रियलिटी और मिलिट्री नैरेटिव्स दोनों को बदल कर रख दिया। हुआ ये था कि ईरान ने एक यूएस F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया था। उसका इंजर्ड पायलट लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर छिपा था, जहां से उसने रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द कहे, गॉड इज गुड। इस एक मैसेज के बाद एक बड़ा हिस्टोरिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले CIA ने ईरान में एक डिसेप्शन कैंपेन चलाया, फिर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ट्रैक किए गए और आखिर में डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 की मदद से दुश्मन की टेरिटरी में डीप घुसकर ये एक्सट्रैक्शन पूरा किया गया। भले ही ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके लिए हैवी मटेरियल कॉस्ट चुकानी पड़ी। एक A-10 वॉर्थॉग वॉरप्लेन क्रैश हुआ, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हिट हुए और सबसे बड़ी बात, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को खुद US फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। ये परफेक्टली दिखाता है कि एक्चुअल कॉम्बैट कितना अनप्रिडिक्टेबल और कॉस्टली होता है। सीज फायर, क्योस और डिप्लोमेसी। इनडायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस के बाद कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमैटिक मोड लेती है जिसने इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट को टेम्पररी पॉज कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से ठीक 90 मिनट पहले एक हाईली अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान द्वारा ब्रोकर किया गया एक 2 हफ्ते का सीज फायर। डेटा से कंफर्म होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल किया गया था, जिसने बिल्कुल आखिरी लम्हों में इस मैसिव कॉन्फ्लिक्ट को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे तक लंबी पीस टॉक्स चली थीं, पर दोनों देशों की डिमांड्स में जमीन आसमान का फर्क था। यूएस की डिमांड थी कि 20 साल तक सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज सस्पेंड हों, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के सस्पेंशन,
सारे सैंक्शंस हटाने और अपने यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स की रिकॉग्निशन पर अड़ा था। नतीजा वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, ये टॉक्स पूरी तरह फेल हो गईं। सीज़फायर की उम्मीद तब और भी कॉम्प्लिकेट हो गई जब इस टेम्पररी पॉज के दौरान ही इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि लेबनान इस यूएस ईरान सीज़फायर अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस एक कदम ने पूरी डिप्लोमैटिक प्रोसेस में कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। ग्लोबल फॉलआउट और ब्लॉकेड्स। पीस टॉक्स कोलैप्स होने का असर सिर्फ रीजन तक सीमित नहीं रहा, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करना शुरू कर दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन में इसका तुरंत और डायरेक्ट असर महसूस हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डबल ब्लॉकेड एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया। एक तरफ यूएस ने इरानियन पोर्ट्स का कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड शुरू किया और लगभग 13 इंटरनेशनल शिप्स को रोका या रीडायरेक्ट किया, जिनमें चाइना के वेसल्स भी शामिल थे। दूसरी तरफ ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक मूव चलते हुए ब्रीफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया, जिससे ऑयल प्राइसेस तुरंत 10% गिर गए और फिर अचानक उसे वापस क्लोज कर दिया। इस ग्लोबल फ्रिक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट उन देशों पर पड़ना शुरू हो गया जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थे ही नहीं। राइजिंग टेंशन्स और अनप्रिडिक्टेबल ब्लॉकेड्स की वजह से कम 8 इंडियन फ्लैग्ड कमर्शियल वेसल्स को अपनी सेफ्टी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना रास्ता बदलकर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। और हालात यहाँ नहीं रुके। 18 अप्रैल को एक बेहद क्रिटिकल इंसिडेंट सामने आता है। ईरान की IRGC गनबोट्स ने डायरेक्टली एक इंडियन सुपर टैंकर पर फायरिंग की जो 2 मिलियन बैरल्स इराकी ऑयल कैरी कर रहा था। ये उस खतरे को क्लियर करता है जहां नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियन शिप्स भी सीधे तौर पर टारगेट बन रही थी। ग्लोबल पावर्स जो अब तक साइडलाइंस पर थीं, वो भी अब डीपली अफेक्ट हो रही थी। फायरिंग इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डिप्लोमैटिक चैनल यूज करते हुए ईरानियन एम्बेसडर को समन किया और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से इंडिया को मजबूर होकर यूएस से रशियन ऑयल परचेज करने के लिए स्पेशल वेवर्स रिक्वेस्ट करने पड़े, जो सिर्फ 16 मई तक ही वैलिड थे। ये क्लियरली दिखाता है कि ऐसी क्राइसिस में ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल होती है। अन अनसर्टेन फ्यूचर, एक ऐसी स्थिति जहां इमीडिएट क्राइसिस जरूर कुछ वक्त के लिए रुकी हुई थी, लेकिन रीजन की फाउंडेशन और भी फ्रेजाइल हो चुकी थी। इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में 30 मार्च 2026 को इजराइल ने एक हाईली कंट्रोवर्शियल डेथ पेनल्टी लॉ पास किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लॉ स्पेसिफिकली टेररिज्म ऑफेंसेस के लिए था, लेकिन सोर्सेज नोट करते हैं कि इसका एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली वेस्ट बैंक में सिर्फ पैलेस्टीनियंस पर लागू किया गया। ये स्टेप डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म डिप्लोमैटिक हर्डल्स की एक और लेयर ऐड करता है। इस एक्सट्रीम रीजनल टेंशन के बीच एक और छोटी सी सीज़फायर डिक्लेयर होती है। इजराइल और लेबनान के बीच एक टेम्पररी 10 डेज सीज़फायर, जिसे एसेंशियली यूएस ने मीडिएट किया था, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बैंडेड की तरह ही देखा गया, परमानेंट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि वक्त एक बार फिर तेजी से खत्म हो रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि 22 अप्रैल को यूएस और ईरान के बीच जो पाकिस्तान द्वारा मीडिएट किया गया 2 हफ्ते का टेम्पररी सीज़फायर था, वो एक्सपायर होने वाला था। एक बार फिर पूरी दुनिया घूम फिरकर उसी 90 मिनट वाले उलझन के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर किसी तरह यूएस और ईरान एक डील पर पहुंच भी जाते हैं, तो क्या इस हाईली फ्रैगमेंटेड मिडिल ईस्ट में, जहां इजराइल और लेबनान जैसे रीजनल पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो इसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे, या फिर ये तबाही ऐसे ही सालों तक जारी रहेगी? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।